हेलो फ्रेंड्स, वेलकम अगेन। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हिंदी भाषा का विकास संस्कृत से हुआ है। लेकिन हिंदी भाषा के विकास के क्रम को समझने के लिए हमने अब तक सिद्ध साहित्य, नाथ साहित्य और जैन साहित्य को डिस्कस किया है। और आज इसी क्रम में हम रासो साहित्य के बारे में बात करेंगे। तो आइए चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि रासो साहित्य है क्या। हिंदी साहित्य में रासो काव्य परंपरा का अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान है। हिंदी साहित्य का सर्वप्रथम काव्य इतिहास है रासो साहित्य। इसका मतलब ये है कि हिंदी में काव्य की शुरुआत रासो साहित्य से ही होती है। उसके पहले हिंदी में काव्य नहीं था। रासो साहित्य का संबंध आदिकाल से है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रासो ग्रंथ के आधार पर ही इस काल को वीर गाथा काल नाम दिया था। इसकी वजह यह है कि जो रासो साहित्य है उसमें कोई वीर होता था, वीर रस की प्रधानता होती थी, इसीलिए इसे आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने वीर गाथा काल कहा है। रासो शब्द का अर्थ क्या है, इस बारे में विद्वानों ने अलग अलग मत दिए हैं, जो इस प्रकार हैं। तो सबसे पहले देखिए, जो गालसा दत्त तासी हैं, उन्होंने रासो शब्द की उत्पत्ति राजसूय शब्द से मानी है। उनकी धारणा है कि राज्य शब्द पृथ्वीराज रासो की प्रतिलिपियों पर लिखा हुआ था। इसके साथ ही राजा लोगों में यज्ञ करने की प्रवृत्ति होती थी और उन यज्ञों को रासु यज्ञ कहा जाता था। यह ग्रंथ राजाओं की वीरता पर आधारित हैं, इसीलिए रासो राजसूय का ही प्रतीक है। जबकि डॉक्टर ग्रियर्सन का इस मामले में एक अलग मत है। वो क्या कहते हैं, आइए देखें। डॉक्टर ग्रियर्सन ने रासो शब्द की उत्पत्ति राजा देश शब्द से मानी है, जिसका अर्थ है राजा के आदेश से लिखा गया काव्य। आचार्य रामचंद्र ने रासो शब्द की उत्पत्ति रसायन शब्द से मानी है। इसके पीछे यह धारणा है कि बीसल देव रासो में रसायन शब्द का प्रयोग बार बार किया गया है और यही रसायन शब्द आगे चलकर राष्ट्र के रूप में प्रयुक्त हुआ। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने रासो शब्द की उत्पत्ति रासक शब्द से मानी है। रासक संस्कृत परंपरा का उदाहरण है। अपभ्रंश भाषा में 29 मात्राओं का एक छंद होता है, जिसका प्रयोग श्रृंगार एवं वीरता पर रचनाओं के लिए किया जाता है। रासो ग्रंथ भी इसी रासक छंद में लिखे गए हैं, इसीलिए रासो शब्द की उत्पत्ति रासक से ही मानी जानी चाहिए। द्विवेदी जी की यह धारणा सर्वमान्य हो गई, यानी कि सबसे ज्यादा मान्यता इसे ही प्राप्त है। रासो साहित्य मूलतः सामंती व्यवस्था, प्रकृति और संस्कार से उपजा साहित्य है, जिसका संबंध पश्चिमी हिंदी प्रदेश से है। इसे देश भाषा काव्य के नाम से भी जाना जाता है। इस साहित्य के रचनाकार हिंदू राजपूत राजाओं के आश्रय में रहने वाले चारण या भाट कवि थे। समाज में उनका सम्मान था, क्योंकि उनका जुड़ाव सीधे राजा से होता था। आदिकाल की राजनीतिक परिस्थितियां असंतुलित व अव्यवस्थित थीं। हर्षवर्धन के शक्तिशाली राज्य की समाप्ति के पश्चात केंद्रीकृत शक्तियों का अभाव हो गया। पश्चिमी भारत में गहरवाल, चौहान, चंदेल, परिहार आदि राज्यों की स्थापना हुई। यह राज्य आपसी प्रतिस्पर्धा और ईर्ष्या रखते थे। पूरा देश छोटे छोटे राज्यों में बंट गया था और इन राज्यों के राजा एक दूसरे के साथ युद्धरत रहते थे। आपसी लड़ाई और मुसलमानों के आक्रमण से देश आक्रांत था। ऐसे समय में राजाओं के आश्रित कवि इस तरह की रचनाएं लिख रहे थे, जो युद्ध क्षेत्र में अपने राजा, आश्रयदाता, वीर पुरुषों तथा सैनिकों के मनोबल को बढ़ाएं और उन्हें युद्ध के लिए प्रेरित करती रहें। आदिकाल के इन चारण भाट कवियों ने न केवल वीरतापूर्वक युद्ध घटनाओं का बढ़ा चढ़ाकर वर्णन किया, बल्कि अपने आश्रयदाता वह वीर सैनिकों की वीरता का भी ओजपूर्ण वर्णन किया है। इन कवियों ने युद्ध की यथास्थितियों का भी बारीक से चित्रण किया है। बारीकी से चित्रण किया है क्योंकि इसकी वजह यह है कि वो स्वयं ही युद्ध भूमि में राजा के साथ रहते थे। यही वीरतापूर्ण रचनाएं रासो ग्रंथ के नाम से प्रसिद्ध हुईं। रासो काव्य की क्या मुख्य विशेषताएं हैं, आइए अब इनको एक एक करके डिस्कस कर लें। और आप भी देखिए, एग्जाम में जो आंसर लिखिएगा तो वो ढेर सारी हेडिंग्स के साथ लिखिएगा, इससे याद करना भी आसान होता है
और एग्ज़ाम में लिखना भी आसान होता है, साथ ही साथ इस पर आपको ज़्यादा अच्छे मार्क्स भी मिलते हैं। तो आइए चलिए देखते हैं। इसकी पहली विशेषता क्या है कि ये एक दरबारी साहित्य है। रासो काव्य रचनाएं लिखने वाले कवि प्रायः दरबारी कवि थे। अपने सुख के लिए नहीं बल्कि अपने स्वामी के सुख के लिए काव्य की रचना इन्होंने की है। प्रायः तत्कालीन सभी राजपूत राजाओं के दरबारों में आश्रित चारण या भाट रहते थे, जो अवसर आने पर अपने राजाओं की प्रशंसा व उनके युद्ध कौशल का चित्रण करते थे। अतः आदिकालीन साहित्य को दरबारी साहित्य भी कहा जा सकता है। दूसरी इनकी क्या विशेषता थी कि ये रचनाएं संदिग्ध हैं। इस काल में प्राप्त होने वाली रचनाओं को विद्वानों ने संदिग्ध रचनाएं माना है। विशेष रूप से जो वीर ग्रंथ हैं उनकी प्रामाणिकता को लेकर विद्वानों में मतभेद है। इन ग्रंथों में 4 प्रमुख ग्रंथ हैं: पृथ्वीराज रासो, बीसल देव रासो, खुमान रासो तथा परमाल रासो। इन काव्य रचनाओं में शताब्दियों तक परिवर्तन होते चले गए। पृथ्वीराज रासो में कुछ ऐसी घटनाएं हैं जो किसी भी दृष्टि से प्रामाणिक प्रतीत नहीं होती, और उसी तरह खुमान रासो को राष्ट्र परंपरा की प्रथम रचना कहा गया है, परंतु इसमें 16वीं शताब्दी तक की घटनाएं दी गई हैं। तीसरी इसकी विशेषता है कि ऐतिहासिकता का अभाव। कहने को तो यह रचना ऐतिहासिक है, परंतु इनमें ऐतिहासिकता का अभाव है। इन रचनाओं में ऐतिहासिक राजाओं की वीरता का वर्णन तो किया गया है, परंतु कवि ने अपनी तरफ से भी कुछ ऐसे तथ्य जोड़ दिए हैं जिनका इतिहास से कोई संबंध नहीं है। इनमें ऐतिहासिकता का कम और कल्पना का विकास अधिक हुआ है। और इसकी अगली खासियत है कि युद्धों का सजीव वर्णन। इस काल के चारण कवि केवल कलम के ही धनी नहीं थे, बल्कि आवश्यकता पड़ने पर वह तलवार निकालकर अपनी वीरता का परिचय भी देते थे। यह कवि अपने आश्रयदाताओं के साथ युद्ध क्षेत्र में जाते थे, अतः इनकी रचनाओं में अपनी आश्रयदाताओं के युद्ध कौशल के साथ साथ युद्ध भूमि का सजीव, सुंदर और यथार्थ वर्णन बन पड़ा है। उदाहरण के लिए परमाल रासो में आला उदल की 52 लड़ाइयों का जो चित्रण हुआ है वह अद्भुत बन पड़ा है। अगली इसकी विशेषता है आश्रयदाताओं का यशोगान। इस काल के सभी कवियों ने अपने आश्रयदाताओं की वीरता एवं चरित्र का अतिशयोक्तिपूर्ण वर्णन किया है। यह कवि ओजस्वी भाषा द्वारा अपने आश्रयदाता की वीरता, उसके युद्ध कौशल और ऐश्वर्य का वर्णन करते हुए दिखाई देते हैं। यह कवि आश्रयदाताओं के मित्र और सलाहकार भी होते हैं, अतः उनकी आजीविका आश्रयदाता पर ही निर्भर होती है। दूसरे, इस युग में 150 गांव को ही राजा अपना राष्ट्र मान लेता था, और पड़ोसी राज्य के पतन को देखकर राजा और राजकवि दोनों ही प्रसन्न होते थे। इसीलिए भी यह कवि अपने राजाओं की वीरता का अतिशयोक्तिपूर्ण शैली में वर्णन करते थे। इसके बाद है वस्तु वर्णन और प्रकृति वर्णन। रासो कवियों ने अनेक प्रकार के वर्णन किए हैं। इन कवियों ने अपनी रचनाओं में राजाओं की शूरवीरता, पराक्रम, युद्ध, शत्रु विजय, रणसज्जा, आखेट आदि का वर्णन किया है। साथ ही अपने राजाओं को सिंह के समान वीर माना है। इन चारण कवियों की प्रकृति में बड़ी रुचि रही है। इन्होंने प्राकृतिक दृश्यों का मानवीकरण किया है, तो कहीं कहीं प्रकृति को दूत के रूप में भी प्रस्तुत किया है। श्रृंगार वर्णन करते हुए जहाँ संयोगावस्था में प्रकृति का सुखद चित्रण किया गया है, वहीं वियोगावस्था में प्रकृति चित्रण दुखदायी हो जाता है। जनजीवन के प्रति उपेक्षा का भाव। रासो कवि केवल अपने राजा से जुड़े हैं, उन्हें जनता के सुख दुख तथा व्यथा से कुछ भी लेना देना नहीं था। इनका साहित्य राज दरबार तक ही सीमित रह गया था। जनजीवन के प्रति यह पूर्णतः उपेक्षा का भाव रखते थे। इसके बाद है काव्य रूप और भाषा। आदिकाल में प्रबंध और मुक्तक दोनों प्रकार की काव्य रचनाएं उपलब्ध होती हैं। बीसल देव रासो आदिकाल का प्राचीनतम प्रबंध काव्य है, जिसमें नायिका की विरह व्यथा का चित्रण हुआ है। पृथ्वीराज रासो एक अन्य प्रबंध काव्य है। रासो काव्य में जिस भाषा का प्रयोग हुआ है उसे विद्वानों ने डिंगल पिंगल का नाम दिया है। डिंगल राजस्थानी और अपभ्रंश का मिश्रित रूप है। यह वीर रस की रचनाओं के लिए प्रयुक्त भाषा है। दूसरी ओर पिंगल भाषा अपभ्रंश और ब्रज का मिश्रित रूप है। श्रृंगार वर्णन के लिए रासो कवियों ने पिंगल भाषा का ही प्रयोग किया है। अब हम इसके रस, छंद एवं अलंकार को देख लेते हैं। ये भी एक इसकी बहुत महत्वपूर्ण विशेषता है कि रासो साहित्य वीर रस के साथ साथ
पूरा रस का सुंदर वर्णन प्रस्तुत करता है। इसमें रासक नामक एक छंद का प्रयोग हुआ है, जिसमें इस काव्य को रासो काव्य का नाम दिया गया है। इसके अतिरिक्त दोहा, तोटक, छप्पय, कवित्त, सवैया आदि असंख्य छंदों का प्रयोग इन काव्य रचनाओं में किया गया है। जहाँ तक अलंकारों की बात है, अनुप्रास, यमक, श्लेष, उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, संदेश, अतिशयोक्ति आदि अलंकारों की प्रधानता इस काव्य में मिलती है। तो दोस्तों,